नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवा में ठंडक घुली, 30-40 किलोमीटर रफ्तार से चल रही हवा। कांग्रेस डिवाइडेड हाउस है, कांग्रेस की रणनीतियों में कमी, पूनिया। छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला, शिक्षक को पहले किया एपीओ फिर केस दर्ज, अब शिक्षा विभाग ने किया निलंबित। कांग्रेस का इनकम टैक्स कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन, केंद्र की नीतियों का विरोध। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश पर बने पश्चिमी विक्षोभ के परिसंचरण असर से मौसम में बदलाव आ गया है। 2 दिन पहले तक तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया था, मगर एक बार फिर से हवा में ठंडक घुलने से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकता है। साथ ही हवा की गति भी 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। हवा के साथ उड़ रही धूल परेशानी का सबब बनी हुई है, जो कि आमजन को प्रभावित कर रही है। जोधपुर शहर में भी आज विक्षोभ का असर देखा गया। आसमान पर हल्के बादल छाए रहे, मगर बूंदाबांदी जैसे अलामत नजर नहीं आए। मौसम विभाग की माने तो आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहेगा, जिसके चलते प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में बादल बारिश का दौर बन सकता है। जोधपुर संभाग में असर बने रहने की संभावना व्यक्त की गई। सोमवार को सूर्यनगरी में तेज हवा के साथ धूल उड़ती रही। रविवार को भी ऐसा ही मौसम देखा गया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस डिवाइडेड पार्टी है, उसमें रणनीतियों की कमी है। मुद्दों को लेकर जो दिशाहीनता है वो प्रमाणित होती है। राहुल गांधी ऐसे समय में यात्रा कर रहे हैं जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। वे दिल्ली में संपन्न हुई पार्टी की राष्ट्रीय परिषद बैठक के बाद आज जोधपुर पहुंचे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों एक धार्मिक यात्रा की थी। वो उन्होंने सुदूर दक्षिण में जहां लगभग 125 सीटें हैं और राहुल गांधी वहां यात्रा कर रहे हैं जहां 25 सीटें हैं। नीति और नेताओं में जो असमंजस बना हुआ है, ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व विहीन कांग्रेस, दिशाहीन कांग्रेस वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मुकाबला कर पाएगी, इसमें संशय है। पूनिया ने कहा कि देश की जनता ने लोकसभा में एक वोट दिया परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद के खिलाफ 2014 में। 2019 में भरोसे का था। अब जो वोट होगा वह भविष्य का होगा। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की बात कही है, उसको लेकर किया जाएगा। साल 2047 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद, जिसमें देश के चुनिंदा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि वो इकट्ठे होते हैं एक नियमित अंतराल में, 17 और 18 को दिल्ली में संपन्न हुई। इस राष्ट्रीय परिषद की विशेषता ये थी कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले जो पार्टी ने एक्शन प्लान तैयार किया है, देश में 100 से ऊपर 150 के लगभग क्लस्टर्स और उसमें प्रमुख नेताओं को उसकी जिम्मेवारी और लोकसभा चुनाव की संगठनात्मक धरातल और उसकी रणनीतिक तैयारी, इसका जिम्मा उस क्लस्टर्स को दिया गया है। विशेष बात ये थी कि बहुत उत्साह और ओज के साथ में, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था बहुत ही ऊर्जापूर्ण था और इस संकल्प के साथ ये कार्य समिति पूरी हुई थी, जिसमें 370 की सीटों का लक्ष्य खुद प्रधानमंत्री जी ने और एनडीए को 400। एक मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी इस तरीके का टास्क उन्होंने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के समर्थक और शुभचिंतकों को दिया है। प्रस्ताव हुए, एक जो ड्राफ्ट था वो राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी किया गया। राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का जो रास्ता प्रशस्त हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके लिए पूरी पार्टी ने, राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधियों की ओर से प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया। एक जो विशेष पार्टी के विधान में जो प्रावधान किया है, आमतौर पर जब अध्यक्ष निवृत्त होते हैं तो उसमें राष्ट्रीय परिषद को चयन का अधिकार होता है, एक वैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इस समय पार्टी की जो संसदीय बोर्ड है उसको अधिकृत किया है कि
ऐसी रिक्तता की स्थिति में संसदीय बोर्ड जो है वो अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा सब लोगों के विमर्श के बाद में। तो पार्टी के संवैधानिक प्लेटफॉर्म पर ये बड़ा फैसला है, दूरगामी फैसला है और नीतिगत फैसला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ किसी जमाने में कैडर बेस्ड पार्टी थी और आज कैडर बेस्ड मासेस की पार्टी है। बहुत लोग पार्टी के साथ जुड़े, अनेक विचारधाराओं के लोग जुड़े और आज पार्टी पूरे तरीके से समग्र होके और सत्ता के मुहाने तक 303 तक पहुंची है। तो मुझे लगता है कि उसमें अनेक विचारों के लोग समाहित हुए। तो भारतीय जनता पार्टी के विचारों का जो महासमुद्र है उसमें जिन लोगों की इच्छा थी और जो लोग जुड़ना चाह रहे थे उनको पार्टी ने स्वागत किया और मुझे लगा कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के रूप में परिवर्तित हुई और सत्ता तक पहुंची। तो उसमें सब लोगों की, अलग अलग विचार के लोगों की समाहित होने से वो जो ताकत बढ़ी है वो हमारे लिए मुझे लगता है कि अभी युगानुकूल है, उसकी प्रासंगिकता भी थी, ज़रूरत भी थी। हम लोगों ने और ये बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था कि जो एनडीए था उसमें अलग अलग विचारों के लोग जुड़े, बीजेपी से भी दूसरे दलों से लोग आए, हमारे साथ आए और जुड़े और हमने उनका स्वागत भी किया। भविष्य में अलग अलग प्रदेशों में भी और राजस्थान में भी बहुत सारे लोग पार्टी से नीचे के स्तर पर जुड़े और पार्टी ने भी कहा है कि दूसरे विचार के लोग भले ही ग्राम पंचायत में जुड़े, भले ही उपखंड में जुड़े, भले ही लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में जुड़े, उनका हम लोग स्वागत करेंगे। पार्टी ने इस चीज़ को स्वीकार भी किया है कि जो पार्टी से उदारता से जुड़ना चाहे हम उसका स्वागत करें। ये कांग्रेस डिवाइडेड हाउस है और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की रणनीति में जो विसंगतियां हैं, नेतृत्व की जो कमी है, मुद्दों की जो दिशाहीनता है, वो प्रमाणित होती है कि राहुल गांधी ऐसे समय में यात्रा करते हैं जब उसकी प्रासंगिकता नहीं होती है। आप यदि इसको देखेंगे तो मोदी जी ने पिछले दिनों एक धार्मिक यात्रा करी, वो करी उन्होंने सुदूर दक्षिण में जहां लगभग 125 सीटें हैं और राहुल गांधी वहां यात्रा करें जहां 25 सीटें हैं। तो नीति की साम्यता भी नहीं है और दूरदृष्टि भी नहीं है और जिस तरीके से कांग्रेस के खेमे में खलबली है, अंतर्कलह अभी भी बरकरार है और ख़ास तौर पर उत्तर भारत के प्रांतों में जिस तरीके से उनमें विग्रह हुआ और नेताओं के बीच में एक जो बेचैनी और असमंजस है, एक असुरक्षा है, तो मुझे लगता है कि नेतृत्व विहीन कांग्रेस, मुद्दा विहीन कांग्रेस, दिशा विहीन कांग्रेस, दिशाहीन कांग्रेस वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मुकाबला कर पाएगी, इसमें संशय है। क्योंकि देश की जनता ने लोकसभा में एक वोट दिया था भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद, परिवारवाद के खिलाफ 2014 में। 19 में वोट था भरोसे का और अब जो वोट होगा वो होगा भविष्य का। और प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का जो संकल्प दिया है, जिसकी जो थीम दी राष्ट्रीय परिषद में थी 2047 में 100 वर्ष हमारे आज़ादी के होंगे, उस समय भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, विकसित देश बने और हर तरीके से सर्वांगीण समग्र विकास। तो इस राष्ट्रीय परिषद में भी ये संकल्प साफ तौर पर दिखता था कि मोदी जी देश की ज़रूरत हैं और तीसरी बार वो निश्चित रूप से बनेंगे और तीसरी बार बनेंगे तो देश की, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से जो पार्टी आज धरातल पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तैयार और तत्पर है, जो कवायद कल शुरू हो जाएगी, माननीय अमित शाह जी क्लस्टर्स की मीटिंग के लिए कल पधार रहे हैं और बीकानेर से इसका आगाज होगा। कल हमारी जो चुनाव की प्रबंधन समिति है तीनों लोकसभा की, बीकानेर, गंगानगर और चूरू, ये 3 क्लस्टर में 3 लोकसभा हैं, तो उसका एक शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद उनका उदयपुर और जयपुर भी कार्यक्रम है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो आधा रास्ता जीत का तय कर लिया, कांग्रेस की दिशा भी कहीं दिखती नहीं। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर एवं दक्षिण की तरफ से आज इनकम टैक्स कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें केंद्र सरकार की गलत नीतियों को लेकर विरोध जताने के साथ बैंक खातों को सीज किए जाने का विरोध जताया गया। धरना स्थल पर कई महिलाएं एवं पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। बाद में ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया गया। धरना स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ता नरेश जोशी ने बताया कि आज अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से खाते सील किए जाने को लेकर धरना दिया गया। केंद्र सरकार ने जो खाते सील किए उसको लेकर मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एसबीआई को सारी रिपोर्ट देने को कहा है तो खाते सील करना कहां तक उचित है। भारतीय जनता पार्टी को 5000 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 165 करोड़ का फंड कांग्रेस के
138वें स्थापना दिवस पर मिला था। केंद्र ने अन्यायपूर्ण तरीके से कांग्रेस के खाते सीज किए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। वहीं पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेशाध्यक्ष के आह्वान पर खाते सीज करने को लेकर धरना दिया गया। केंद्र में बैठी मोदी सरकार बिजनेस पर उतर आई है, लोगों को रोजगार नहीं दे रही, महिलाओं को सम्मान नहीं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा, काला धन वापस नहीं आया और युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही। आज जोधपुर कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण के संयुक्त तत्वाधान में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो कांग्रेसी नेताओं के और यूथ कांग्रेस के जो खाते सीज किए गए उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया गया है। तो दिल्ली में बैठी मोदी और शाह की सरकार है वो हिटलरशाही पर उतर आई है। जिस तरीके से आम नागरिकों की सुरक्षा नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, महिलाओं को सम्मान नहीं है, भ्रष्टाचार कहीं खत्म नहीं हो रहा है, काला धन वापस नहीं आया, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है, ये सरकार किसी भी मुद्दे पर काम नहीं कर रही है। अगर कोई बात पूछता है तो संसद से सांसदों को निकाल दिया जाता है। राहुल गांधी जी जिस तरीके से न्याय यात्रा कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपने इन 9 सालों में क्या किया, कोई एम्स का निर्माण किया, कोई शिक्षा को लेकर काम किया, कोई स्वास्थ्य को लेकर काम किया, किसी प्रकार का इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। और हम जिस तरीके से एक एक रुपया ऑनलाइन जो हमारा जमा हो रहा है, जो हमारा सफेद धन है, जो हम बहुत निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी में दे रहे हैं, उसको सीज करने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। बहुत शर्मनाक बात है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। और जिस तरीके से ये बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों खरबों रुपए लेकर हर आम आदमी, हर नेताओं पर प्रहार कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं और कांग्रेस का खाता सीज किया गया, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। और आने वाले समय में यह धरना प्रदर्शन और उग्र होगा, हम सड़कों पर जाएंगे और इसका घोर विरोध करेंगे। आज केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जिस तरीके से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस के खाते सीज किए, उसके खिलाफ पूरे भारत में आज मुख्यालयों पर हम लोग धरना देकर अपनी बात सर्वोच्च न्यायालय तक और भारतीय जनता के बीच में साझा करते हैं। मैं आपको इस खाते सीज करने की घटना की क्रोनोलॉजी को समझाना चाहता हूँ। जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल उठाया और इसकी जो अग्रीण एजेंसी है SBI, उसको ये निर्देश दिया कि आप इसकी पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट करें। एक तरफ जहाँ 5,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड से, और दूसरी तरफ 165 करोड़ रुपया जो हमारे कार्यकर्ताओं ने 138वें स्थापना दिवस पर चंदा दिया, वो 165 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी के खाते में। अब आप बताइए, 5,000 करोड़ रुपए वालों का खाता सीज होना चाहिए, आप 165 करोड़ रुपए वालों का। लेकिन अन्यायपूर्ण तरीके से इन लोगों ने हमारे खाते सीज किए। उसके विरोध में हम लोग आज धरना दे रहे हैं। ये लोग जनता का और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी पे इस तरीके की कार्रवाई कर। राज्य सरकार की तरफ से एक आदेश जारी कर कहा गया कि वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण हटाए जाए। इसके लिए वन विभाग ने लोगों को नोटिस देकर 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जबकि लोगों का कहना है कि वे बरसों से वहां बसे हुए हैं। इस बात को लेकर आज कई परिवार के लोग सड़क पर उतर आए और रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां धरना दिए जाने के साथ जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं पर्यावरण बचाओ निवारण संगठन की प्रदेशाध्यक्ष अमीना बानो ने कहा कि वे आज कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए न्याय की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची है। उन्होंने कहा कि 80,000 से ज्यादा घरों के लोग बेघर होने जा रहे हैं। लोग यहां पर 45-40 सालों से बसे हैं और उनके पास सारे सबूत मौजूद है, मगर वन विभाग अब उन्हें वहां से हटाने का नोटिस जारी कर चुका है, जो कि गरीब परिवारों पर कुठाराघात होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर जनता को राहत पहुंचाने की गुहार लगाई। वही क्षेत्र की एक महिला ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस बारे में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि उन लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। ऐसे राम राज्य की हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। लोगों को आज 30-40 सालों से यहाँ पर रहने के बावजूद हटाया जा रहा है। सरकारी योजनाओं के दस्तावेज भी बने हैं। वन विभाग ने जो नोटिस जारी किया वो वापस लिया जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यावरण सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन प्रदेश अध्यक्ष मैं अमीना बानो, मैं कच्ची बस्ती के सभी लोगों के साथ आज एक न्याय के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल सिंह शर्मा जी से मैं निवेदन करने आई हूँ
कि 80,000 से ज़्यादा घर बेघर होने जा रहे हैं, जो 40 या 35 सालों से बसे हुए हैं। उनके पास सारे सबूत हैं, यहाँ तो पट्टे दिए, पानी के कनेक्शन दिए, बिजली के कनेक्शन दिए, उसी समय वन विभाग वालों को ध्यान लगाना चाहिए था। अब वो सब बस चुके हैं बरसों से, और उन 7 दिन का नोटिस के अंदर उन्होंने ये कहा है खाली कर दो, और काफ़ी जगह शिव कोलानी में है और ज्योति कोलानी में है, पानी के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। ज्योति नगर में तो चांदा भाकर ज्योति नगर का, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वन विभाग के अधिकारियों ने गलत तथ्य पेश करके ये हाईकोर्ट को पेश किए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट में एक नोटिस दें और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, याचिका दायर करें और जनता को राहत पहुंचाएं। जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करें। और अभी तो हम बस चुने हुए कुछ लोग ही आए हैं, फिर हम इतने लोग आएंगे, लाखों की तादाद में हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि इतने जो घर है हम उजड़ने नहीं देंगे। आज हम जोधपुर उत्तर और दक्षिण के पूरे जनता के द्वारा उनको कलेक्टर साहब को विज्ञापन सौंपने आए हैं, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को ये बताने आए हैं कि हमने आपको चुनकर सीएम बनाया है, और सीएम बनाकर इस राम राज्य की कल्पना हमने नहीं की कि हम आपको बिठाए और आप हमें 10-20 दिनों में, 1 महीने में आप हमें घर से बेघर कर दो। जोधपुर की आधी से ज़्यादा बस्ती कच्ची बस्तियों में है, जिनके पास पट्टे हैं, किसी के पास बिजली का बिल है, किसी के पास सब कुछ उनके पास है। वोट वो प्रॉपर दे रहे हैं, 35-40 सालों से वहाँ रह रहे हैं, और अब आपकी सरकार बनते ही बोल रहे हैं कि वन विभाग का क्षेत्र है और उनको घर से बेघर किया जा रहा है। इस राम राज्य की कल्पना हमने नहीं की थी। हमें ऐसे राम राज्य नहीं चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए। और हम सब जनता पूरी आपसे अपील करते हैं कि हमें घर से बेघर ना किया जाए। आप बोलते हो कि 400 करोड़ घर दिए, 300 करोड़ घर दिए। 400 करोड़ 300 करोड़ घर देने की बजाय आपने लाखों की तादाद में घर उजाड़ दिए हैं, उसके वीडियो ज़्यादा आ रहे हैं। और अभी भी आप यही कर रहे हैं। जिनके पास पट्टे अलॉट हो चुके हैं उनको 7 दिन में घर खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है। 7 दिन में आदमी अपना कपड़े की ड्रेस तक नहीं सिलवा सकता। वो व्यक्ति अपने 40-50 सालों के जीवन को, अपने बूढ़े बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को लेके वो 7 दिन में कहाँ जा सकता है और कैसे अपना नया घर बना सकता है? जिसके पास पट्टा है, हर तरह की सरकार की योजनाओं की हर चीज़ उसके पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ है। और अब आप बोल रहे हो कि 7 दिन में आप इनलीगल हो। तो हम इसके लिए आपसे विनम्रता से अपील कर रहे हैं, और आपको 7 दिन का या 15 दिन का आपको कह रहे हैं कि आप 7 दिन में 15 दिन में ये कार्रवाई करें, नहीं तो अभी तो हम आपको शांतिपूर्वक आपको विज्ञापन सौंप रहे हैं। नहीं तो ये पूरे जोधपुर में ऐसा जन सैलाब आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जब जनता आपको ऊपर बिठा सकती है तो नीचे भी गिरा सकती है। और अगर ऐसे राम राज्य आप दोगे तो हमें ऐसे राम राज्य की कल्पना नहीं चाहिए। और हम आपसे सभी उत्तर दक्षिण के तत्वाधान में आपसे विनती करते हैं कि आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और जिसको नोटिस दिया गया है उस नोटिस को खारिज किया जाए, जनता को परेशान ना किया जाए। नहीं तो ये उग्र रूप में जोधपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में जहां लोग कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, जिनके पास पट्टे हैं और आधार कार्ड भी है, वो सब मिलकर, बच्चा, युवा, बूढ़ा सब मिलकर आपके खिलाफ हम धरने पे बैठेंगे। तो इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप जल्द से जल्द इसके लिए अच्छे से अच्छा निर्णय लें। मुख्यमंत्री के 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जयपुर द्वारा राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जोधपुर में संभागीय स्तरीय पुस्तक मेले का आगामी 26 फरवरी को आयोजन होगा। इसका आयोजन आगामी 1 मार्च तक होगा। यह आयोजन नगर निगम के पुराने भवन के अंदर सोजती गेट के अंदर सुबह 10 से रात 8 बजे तक चलेगा। पुस्तकालय के वरिष्ठ सहायक जगदम्बा सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की 100 दिवसीय कार्य योजना में जो निर्देश दिए गए हैं उसकी कड़ी में आगामी 26 फरवरी से पुस्तकालय विभाग की तरफ से पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। भाषा एवं पुस्तकालय के महेंद्र कुमार खींची की तरफ से इसका शुभारंभ किया जाएगा। जगदम्बा सिंह ने बताया कि इस पुस्तक मेले में स्टॉल निःशुल्क रखी गई है। नगर निगम को वहां से अनावश्यक सामग्री को हटाने के लिए कहा जाएगा ताकि पुस्तक मेले में अधिकाधिक लोग शरीक हो सके और लाभ ले सके। पुस्तकालय विभाग की पालना में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
मुख्यमंत्री महोदय की 100 दिवसीय कार्य योजना में पुस्तकालय को जो निर्देश दिए गए हैं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को, उसके पालना में आगामी 26 फरवरी से जो पुस्तक मेला आयोजित होने जा रहा है नगर निगम के इसी पुराने भवन में, प्रथम तल पर जो बाहर गैलरी का एरिया है वहाँ पर इस मेले का आयोजन होगा। पूर्ण संभावना यही है कि हमारे भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के निदेशक महेंद्र कुमार खींची द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इस पुस्तक मेले में हिंदी ग्रंथ अकादमी, नेहरू बाल साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, काजरी आफरी, एनबीटी, लोकायत प्रकाशन, ऐसे जो स्टैंडर्ड पब्लिकेशन है, राज्य सरकार के उपक्रम हैं, केंद्र सरकार के उपक्रम हैं, उन सभी को यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है। और कई जो रिसर्च वर्क में लगे हुए प्रकाशन हैं उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और उनको अनुरोध किया गया है कि यहाँ पर अपना डिस्प्ले करें और उसमें उनको विशेष छूट देने के लिए भी अनुरोध किया गया है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर शहर के लूणी तहसील की कुड़ी भक्तासनी स्थित सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला गत दिनों सामने आया था। मामला सामने आने के बाद एक शिक्षक को एपीओ करने के आदेश जारी हुए थे। शनिवार को कुड़ी भक्तासनी थाने में पोक्सो का केस दर्ज कराया गया। वहीं अब शिक्षक को शिक्षा विभाग की तरफ से निलंबित कर दिया गया। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकारी विद्यालय में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। बाद में जांच कमेटी बिठाई गई और उसे एपीओ करने के आदेश जारी किए गए। उसे चार्जशीट भी दी गई। 17 फरवरी को शिक्षक के खिलाफ कुड़ी थाने में केस दर्ज हुआ था और अब शिक्षक को निलंबित कर दिया गया, जिसका मुख्यालय ग्रामीण अंचल में रखा गया है। जोधपुर जिले में शहर की राजकीय विद्यालय के अंदर एक शिक्षक के द्वारा छात्र के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई। जैसे ही घटना सामने आई, जांच कमेटी गठित की गई और जांच कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास 16/2/2024 को प्राप्त हुई। उसी दिन संबंधित शिक्षक को एपीओ कर दिया और क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील नियम 16 के अंतर्गत उसे चार्जशीट सर्व कर दी। प्रधानाचार्य, संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा 17 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद जैसे हमारे पास सूचना 18/2 को हमें प्राप्त हुई और 18/2 को संबंधित शिक्षक को निलंबित कर दिया गया और निलंबित करके ग्रामीण के अंचल के अंदर उनका मुख्यालय कर दिया गया। शहर के एसएनए मेडिकल कॉलेज में गत सप्ताह नर्सिंग छात्र छात्राओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इसका समापन शनिवार को हो गया था। वहीं आज विजेता प्रतिभागियों का सम्मान समारोह नर्सिंग कॉलेज में हुआ। 11 फरवरी से स्पोर्ट्स मीट का यह आयोजन किया गया था। नर्सिंग कॉलेज के मुकेश प्रधान ने बताया कि आज पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर सहित जेडीए के पूर्व अधिकारी शामिल हुए। नर्सिंग कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए 11 फरवरी से खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन सप्ताह भर तक चला था, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को आज पारितोषिक वितरण कर सम्मानित किया गया। अगले साल भी ऐसा आयोजन किया जाएगा। आज राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर, जिसमें दिनांक 11 फरवरी से स्पोर्ट्स वीक का आगाज किया गया था। 7 दिन तक लगातार चले इस आयोजन में सभी कॉलेज के बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ में, जोश के साथ में भाग लिया और बहुत ही अनुशासन के साथ में, संयम के साथ में, खेल भावना के साथ में सारी गतिविधियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। पूरे 7 दिन पूरे महाविद्यालय के सभी बच्चे 4 हाउस के अनुसार बड़ी टीम भावना के साथ में खेले और आज 19 फरवरी को इस पूरे स्पोर्ट्स मीट का समापन समारोह का आयोजन आज यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राठौर
और जेडीयू चेयरमैन पूरे जेडीयू चेयरमैन रहे, उनके साथ में प्रधानाचार्य नीमकर प्रोफेसर इस दौरान में जो भी बच्चे विजेता रहे थे, जिस खेल में विजेता रहे थे, उनको अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम किया गया और अंत में अगले साल फिर इस तरह की गतिविधियों को आयोजन करते हुए गुब्बारों के साथ में आज के इस कार्यक्रम की विधिवत रूप से समापन किया। मुकेश सेतवाल, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। जोधपुर शहर के गो सेवार्थ परिवार की ओर से गौ माता की सेवा में हरे चारे की एक पिकअप गाड़ी समर्पित की गई। श्री शंकर मठ गौशाला में सभी साथियों ने मिलकर गो सेवा की। संगठन के अध्यक्ष भवदीप शर्मा ने बताया कि संगठन के द्वारा समय समय पर गो सेवार्थ दिवस के रूप में मनाया जाता है। संगठन से जुड़े साथीगण गौशाला में अपने हाथ से गौ माता की सेवा कार्य करते हैं। इस आयोजन में गो सेवक सुनील कच्छावाहा, सुमसा, मोहित पारिक, धर्मेंद्र सांखला ने अपनी सेवाएं दी। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज गौसेवात परिवार की ओर से सभी भाइयों के सहयोग से हर बार की बात इस बार भी रविवार को गौ दिवस के रूप में मनाया गया। आप सभी के साथ से ही ये सेवा कार्य संभव है और इसी तरह आप सबका साथ हमेशा हमारे साथ में बना रहे। हम आगे भी इसी तरह निरंतर गौ सेवा में तत्पर रहेंगे। आज की सेवा श्री शंकर मठ गौशाला में सभी भाइयों के सहयोग से हरे चारे का वितरण किया जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता की। हमारा उद्देश्य यही है कि आप सभी सपरिवार आएँ और हमारे साथ इस अभियान में जुड़ें और अपने हाथ से गौ सेवा करें। जय श्री राम, जय गौ माता की। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रेमी युगल को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए हैं। जालौर जिले के मालवाड़ा रानीवाड़ा निवासी जितेंद्र कुमार और कोमल कुमारी ने एडवोकेट राजेंद्र कच्छावा के मार्फत राजस्थान हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कच्छावा ने पैरवी करते हुए उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने की प्रार्थना की। कोर्ट में बताया गया कि याचिकाकर्ता बालिग है और शादी के बंधन में बंधकर नया जीवन बिताना चाहते हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश फरजंद अली ने सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक जालोर एवं संबंधित पुलिस थाना रानीवाड़ा को प्रेमी युगल को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवा में ठंडक घुली, 30-40 किलोमीटर रफ्तार से चल रही हवा। कांग्रेस डिवाइडेड हाउस है, कांग्रेस की रणनीतियों में कमी, पुनिया। छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला, शिक्षक को पहले किया एपीओ फिर केस दर्ज, अब शिक्षा विभाग ने किया निलंबित। कांग्रेस का इनकम टैक्स कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन, केंद्र की नीतियों का विरोध। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।